हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग यहां पर एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 की पाठ्य पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत कवर कर रहे हैं। आज इसी क्रम में आपका अध्याय 6वां है। यहां पर हम भू आकृतिक प्रक्रियाओं से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है, पृथ्वी के सक्रिय बहिर्जनिक बलों में पाया जाने वाला अंतर ही पृथ्वी के बाह्य सतह में अंतर के लिए उत्तरदायी है। अगला है, धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है। अगला है, पृथ्वी के बाह्य बलों को बहिर्जनिक यानी एक्सोजेनिक तथा आंतरिक बलों को अंतर्जनिक यानी एंडोजेनिक बल कहते हैं। देखिए, परपटी जो है आपकी भूपरपटी, ये गत्यात्मक है और ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचलित होती रहती है। भूपरपटी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाया जाने वाला जो अंतर है, यही पृथ्वी के बाह्य सतह में अंतर के लिए उत्तरदायी है। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी पर आप जो देख रहे हैं, पृथ्वी की जो भू आकृतियां देख रहे हैं, वो इसके बहिर्जनिक बलों से नहीं बनी है, बल्कि इसके आंतरिक बलों की वजह से बनी है। यानी इसके आंतरिक बलों की वजह से इसकी जो भारी प्रक्रियाएं आप देख रहे हैं, इसके बहिर्जनिक तत्व देख रहे हैं, वो सब आंतरिक बलों की प्रक्रिया से ही बने हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। आपका जो धरातल है, यानी आपका धरातल पृथ्वी मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुए बलों और पृथ्वी के अंदर उद्भूत आंतरिक बलों से अनवरत प्रभावित होता है और यह सर्वदा परिवर्तनशील है। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। पृथ्वी के जो बाहरी बल हैं उनको बहिर्जनिक और जो आंतरिक बल लगते हैं उनको अंतर्जनिक बल कहते हैं। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। तो यहां पर आपका 2 और 3 कथन सही है। तो आंसर है पहले का भी केवल 2 और 3। दूसरा प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। पहला है, उभरी हुई भू आकृतियों का विघर्षण तथा बेसिन क्षेत्रों का भराव बहिर्जनिक बलों के द्वारा होता है। अगला है, धरातल पर अपर्दन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर कम होना तल संतुलन कहलाता है। देखिए, बहिर्जनिक जो बल लगते हैं उनकी क्रियाओं के परिणाम में उभरी हुई भूआकृतियों का विघर्षण होता है। इसके अलावा बेसिन और निम्न क्षेत्रों का भराव होता है, यानी कि अधिवृद्धि या तलोच्चलन भी होता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। धरातल पर अपर्दन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने को तल संतुलन यानी ये भी कहा जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी सही है। अंतर्जनिक शक्तियां निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती हैं और उनका निर्माण करती हैं। वहीं बहिर्जनिक शक्तियां जो हैं उच्चावच में भिन्नता को सम करने का काम करती हैं, यानी कि उनको बराबर करने का प्रयास करती हैं। तो यहां पर 1 और 2 कथन दोनों ही सही हैं। तो आपका सही आंसर है यहां पर सेकंड का सी, यानी 1 और 2 दोनों। तीसरा प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भू आकृतिक प्रक्रियाओं को सही तरीके से परिभाषित करता है। अंतर्जनित एवं बहिर्जनिक बलों द्वारा भूतल के विन्यास में परिवर्तन, ज्वालामुखी उद्भेदन द्वारा धरातल का निर्माण, धरातल के पदार्थों का गुरुत्वीय बल के द्वारा संचलन, जल के प्रवाह के द्वारा धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण एवं परिवहन। धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित एवं बहिर्जनिक बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रियाएं के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का ए वाला। चौथा प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं। वृहक्षरण, पटल विरूपण, अपक्षय, ज्वालामुखीता, अपर्दन एवं निक्षेपण। देखिए, पटल विरूपण और ज्वालामुखीता जो है ये अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं। वहीं वृहक्षरण और अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण ये आपकी बहिर्जनित प्रक्रियाएं हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा चौथे का डी वाला, यानी केवल 2 और 4। पांचवा प्रश्न है अब आपका, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन में कहा गया है, जल, हिम, वायु, लहरें तथा धाराओं को भू आकृतिक कारक कहा जाता है। कारण, जल, हिम, वायु, लहरें तथा धाराएं धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण तथा परिवहन करते हैं। देखिए, यहां पर कथन और कारण दोनों सही हैं। प्रकृति के किसी भी बहिर्जनिक तत्व जैसे जल, हिम, वायु इत्यादि जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण तथा परिवहन करने में सक्षम है, इनको भू आकृतिक कारक के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर आपका कथन और कारण दोनों ही सही हैं। तो आपका सही आंसर होगा यहां पर ए वाला, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का
सही स्पष्टीकरण है। छठवां प्रश्न है आपका, पृथ्वी के धरातल पर होने वाले संचलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। पहला है सभी संचलन चाहे वे पृथ्वी के अंदर हों या सतह पर प्रवणता के कारण ही घटित होते हैं। अगला है गुरुत्वाकर्षण एवं ढाल प्रवणता के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं है, अतः अपरदन, परिवहन एवं निक्षेपण भी नहीं होगा। प्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल लहरों एवं ज्वार भाटा जनित धाराओं को क्रियाशील बनाता है। देखिए, आप अपनी धरती पर जो भी संचलन देखते हैं, चाहे वो अंदर पृथ्वी के अंदर होता हो या बाहर होता हो, ये प्रवणता यानी इसको स्लोप बोलते हैं, इसकी वजह से ही घटित होता है। जैसे ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर तथा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर जो आप देखते हैं यहाँ पर संचलन, ये प्रवणता की वजह से ही होता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन है गुरुत्वाकर्षण एवं ढाल प्रवणता के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है कि इनके बिना आप गतिशीलता नहीं कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जिसके माध्यम से हम धरातल के संपर्क में रहते हैं, और यह वह बल है जो भूतल के सभी पदार्थों के संचलन को प्रारंभ भी करता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तीसरा वाला जो कथन है आपका, ये गलत है। देखिए, यहाँ पर लहरें और ज्वार भाटा जनित जो धाराएं हैं, ये प्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नहीं होती हैं, बल्कि इनडायरेक्ट गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल है, इसकी वजह से ये उत्पन्न होते हैं। यानी आपको पता है जो आपका चंद्रमा है इसके लिए उत्तरदायी है, तो इस वजह से यहाँ पे प्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण बल नहीं माना जाता है, इसको अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण बल माना जाता है। तो यहाँ पर आपका केवल एक और दो कथन सही है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा वाला सही नहीं है, तो छठवें का आंसर है सी, केवल थर्ड। सातवां प्रश्न है आपका, पृथ्वी के अंदर चलने वाली अंतर्जनित प्रक्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। पहला है पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांशतः रेडियोधर्मी क्रियाओं, घूर्णन एवं ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती है। अगला है भूतापीय प्रवणता एवं अंदर से निकले ऊष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीता को प्रेरित करती है। देखिए, यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल स्रोत होती है। तो पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांशतः जो है वो रेडियोधर्मी क्रियाओं, घूर्णन एवं ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर से निकले ऊष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा जो है ये पटल विरूपण और ज्वालामुखीता को प्रेरित करती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। भूतापीय प्रवणता और अंदर के ऊष्मा प्रवाह ये हैं, ये भूपर्पटी की मोटाई और दृढ़ता में अंतर की वजह से अंतर्जनित जो बलों के कार्य होते हैं वो समान नहीं होते। यानी कहीं कहीं पर भूपर्पटी की मोटाई बहुत ज़्यादा होती है, कहीं कहीं पर भूपर्पटी बहुत ज़्यादा कठोर होती है, कहीं कहीं पर भूपर्पटी जो है भुरभुरी होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो आंतरिक प्रक्रियाएं हैं या फिर ये भूतापीय प्रवणता जो है या ऊष्मा प्रवाह जो है, इनको जो प्रभावित करने का तरीका है वो एक जैसा नहीं होता है, बल्कि हर जगह पर अलग अलग होता है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। ना तो पहला असत्य है और ना ही दूसरा, तो आंसर होगा सातवें का डी। ना तो एक गलत है और ना ही दूसरा। आठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया या प्रक्रियाएं पटल विरूपण में सम्मिलित हैं। तीक्ष्ण वलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण, धरातल के बड़े भाग का उत्थान या विकृति, अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप, पर्पटी प्लेट के क्षैतिज संचलन करने में प्लेट विवर्तनिकी की भूमिका। सभी प्रक्रियाएं जो भूपर्पटी को संचालित, उत्थापित तथा निर्मित करती हैं पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं। तो इनमें आपका तीक्ष्ण वलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण तथा भूपर्पटी की लंबी एवं संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली पर्वतनीय प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। तो यहां पर आपका ए वाला बिल्कुल सही है। धरातल के बड़े भाग के उत्थापन या विकृति में संलग्न महाद्वीप रचना संबंधी प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। तो आपका सेकंड वाला भी सही है। तीसरा वाला जो है अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन की वजह से जो भूकंप उत्पन्न होते हैं ये भी इसमें आते हैं। वहीं पर्पटी प्लेट के क्षैतिज संचलन करने में प्लेट विवर्तनिकी की भूमिका भी होती है। तो यहां पर आपका चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो आपका सही आंसर होगा आठवें का डी, 1, 2, 3 और 4। नौवां प्रश्न है आपका, बहिर्जनिक प्रक्रियाओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। बहिर्जनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा केवल सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा से प्राप्त करती हैं। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न होती हैं। देखिए, पहला वाला कथन गलत है। बहिर्जनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा से एवं
अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से ये प्राप्त करती हैं। तो यहाँ पर केवल सूर्य का रोल नहीं होता है, बल्कि अंतर्जनित शक्तियों में जो आपका विवर्तनिकी होती है, यानी कि जो प्लेट संचलन वगैरह होता है उससे प्रवणता जो प्राप्त होती है उसका भी रोल होता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला विकल्प गलत हो जाएगा। दूसरा वाला कथन आपका सही है। धरातल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश मिलते हैं, इसलिए भैरजनिक भूआकृतिक प्रक्रियाएं ये भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होती हैं। तापक्रम और वर्षण दो महत्वपूर्ण जलवायु तत्व हैं जो विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 9 में का बी, केवल सेकंड। 10वां प्रश्न है आपका, भैरजनिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। पहला है अपक्षय, बृहच्छरण, संचलन, अपर्दन, परिवहन आदि सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तापक्रम तथा वर्षण दो महत्वपूर्ण जलवायु तत्व हैं जो विभिन्न भैरजनिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। वनस्पति का घनत्व, प्रकार एवं वितरण भैरजनिक भूआकृतिक प्रक्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। अगला है यदि जलवायु कारक समान हो तो भैरजनिक भूआकृतिक प्रक्रियाओं के कार्यों की गहनता सेलों के प्रकार एवं संरचना पर निर्भर करती है। देखिए यहाँ पर पहला वाला जो है कथन बिल्कुल सही है। अपक्षय, बृहच्छरण, संचलन, अपर्दन, परिवहन आदि सभी प्रक्रियाएं जो हैं वो इसमें शामिल की जाती हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला ए वाला सही है। बी वाला कथन भी आपका सही है। तापक्रम और वर्षण जिसके बारे में अभी मैंने बताया था, इसके ये दो महत्वपूर्ण जलवायु तत्व हैं जो विभिन्न भैरजनिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। अगला वाला जो सी वाला विकल्प है ये गलत है। वनस्पति का जो घनत्व है, प्रकार और वितरण ये भैरजनिक भूआकृतिक प्रक्रियाओं पर प्रभाव डालता है। यहाँ पर लिखा है कोई प्रभाव नहीं डालता, ये भी इस पर प्रभाव डालता है और ये प्रभाव अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है, यानी ये प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालता है बल्कि इसको अप्रत्यक्ष प्रभाव में काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सी वाला कथन गलत हो जाएगा। डी वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है कि यदि जलवायु कारक समान हो तो भैरजनिक भूआकृतिक प्रक्रियाओं के कार्यों की जो गहनता है इस सेलों के प्रकार और संरचना पर निर्भर करती है। यानी सेल कितने कठोर हैं, कितने नरम हैं, उसके अकॉर्डिंग भैरजनिक प्रक्रियाएं संचालित होंगी। तो यहाँ पर आपका जो गलत आंसर है वो है 10 का सी वाला, 10 का सी गलत यहाँ पर है। 11वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपक्षय को सही तरीके से परिभाषित करता है। मौसम एवं जलवायु के कार्यों के माध्यम से सेलों के यांत्रिक विखंडन एवं रासायनिक अपघटन, जल के माध्यम से सेलों का अपरदन और निक्षेपण, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण सेलों का ढाल के अनुरूप स्थानांतरण, पृथ्वी के पिंड के पश्च आवर्तन के बिना मलबा का तीव्र लोटन या स्खलन। देखिए अपक्षय को मौसम एवं जलवायु के कार्यों के माध्यम से सेलों के यांत्रिक विखंडन एवं रासायनिक वियोजन अपघटन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 11वें का ए वाला। 12वां प्रश्न है आपका, अपक्षय के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है अपक्षय में पदार्थों का बृहद संचलन होता है, यह एक स्वस्थानिक या तदस्थन प्रक्रिया है। अपक्षय प्रक्रियाएं जटिल भौमिकी, जलवायु, स्थलाकृतिक एवं वनस्पतिक कारकों द्वारा प्रानुकूलित होती हैं। देखिए अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों की धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया सम्मिलित होती है। कई बार क्या है कि आप में से ही कई अभ्यर्थी अपक्षय और अपर्दन को समझ नहीं पाते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूं, आई होप इसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर ये कोई चट्टान है और इस चट्टान का जो ऊपरी पार्ट है, इस चट्टान के ऊपर का जो भी पार्ट है ये वर्षा और ताप की वजह से डैमेज हो जाए, यानी ये गलने लगे, ऊपर का जो भाग है ये गलने लगे, तो ये जो प्रक्रिया बोली जाएगी अपक्षय की प्रक्रिया बोली जाएगी। वहीं अपर्दन क्या होता है, अपर्दन में इसके ऊपर का जो गला हुआ हिस्सा है इसको अपर्दन के कारक जैसे जल है, हवा है, ये बहाकर दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और उसे वहां पर निक्षेपित कर देते हैं। तो ये अपर्दन की क्रिया बोली जाएगी। तो आप समझ गए होंगे अपक्षय का मतलब क्या है। अपक्षय में कोई भी पदार्थ होता है उसका संचलन नहीं होता है। इस संचलन यहाँ पर नगण्य होता है, शून्य होता है और बिल्कुल होता ही नहीं। और कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत संचलन बहुत माइनर देखने को मिलता है। वैसे इसमें जो संचलन है अपक्षय में वो बिल्कुल नगण्य है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यानी अपक्षय में पदार्थों का बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचलन होता है और यह एक स्वस्थानीय या फिर तदस्थनन प्रक्रिया है। सेकंड वाला कथन यह बिल्कुल सही है। अपक्षय प्रक्रियाएं जटिल भौमिकीय, जलवायु, स्थलाकृतिक एवं वनस्पतिक कारकों द्वारा प्रानुकूलित होती हैं और इन सब में जलवायु का विशेष महत्व होता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 12 का बी, केवल सेकंड।
13वां प्रश्न है आपका, भूमिगत गुफाओं का निर्माण किस प्रकार की अपक्षय प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? रासायनिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय, जैविक अपक्षय, रासायनिक एवं जैविक अपक्षय। देखिए, अपक्षय प्रक्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकार हैं। इसमें आपका रासायनिक, भौतिक या यांत्रिक, जैविक अपक्षय शामिल है। अपक्षय प्रक्रियाओं का एक समूह जैसे कि विलयन, कार्बोनीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण एवं न्यूनीकरण रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो भूमिगत गुफाओं का निर्माण कार्बोनेशन का प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है, जो कि एक रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 13 का ए वाला। 14वां प्रश्न है आपका, अपक्षय की विभिन्न प्रक्रियाओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है? पहला है विलयन, कार्बोनीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण एवं न्यूनीकरण रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाओं के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अगला है भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं में अधिकांश तापीय विस्तारण एवं दबाव के निर्मुक्त होने के कारण होता है। अगला है जीव जंतु, पेड़ पौधों और मनुष्यों आदि के द्वारा होने वाला विघटन जैविक अपक्षय कहलाता है। देखिए, अपक्षय प्रक्रियाओं का एक समूह जैसे कि विलयन, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण तथा न्यूनीकरण सेलों के अपघटन, विलयन अथवा न्यूनीकरण का कार्य करते हैं, जो कि रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। ये रासायनिक प्रक्रिया बिल्कुल ऐसे ही चलती है। भौतिक अपक्षय की जो प्रक्रियाएं हैं ये अधिकांश से तापीय विस्तारण और दबाव के निर्मुक्त होने के कारण ये प्रक्रियाएं होती हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी सही है। तीसरा वाला जो क्रिया है यानी जैविक क्रियाएं, जैविक जो अपक्षय है, तो जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्यों आदि के द्वारा होने वाला जो विघटन है ये जैविक अपक्षय के अंतर्गत आता है। तो यहां पर आपका तीनों ही सही है। आपका सही आंसर होगा 14 का डी, यानी उपरोक्त सभी। 15वां प्रश्न है आपका, जल योजन जो कि एक रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया है, इसके संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है? पहला है जल योजन की प्रक्रिया सेलों के विघटन में सहायता करती है। यह प्रक्रिया खनिजों के भौतिक अपक्षय में सहायता प्रदान करती है। देखिए, जल योजन जल का रासायनिक योग है। खनिज स्वयं जल धारण करके विस्तारित होते हैं और यह विस्तार पदार्थ के आयतन अथवा सेल में वृद्धि का कारण बनता है। कैल्शियम सल्फेट यानी कैल्शियम सल्फेट में जल मिलने की वजह से यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, जो कैल्शियम सल्फेट की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। और यह प्रक्रिया जो होती है उत्क्रमणीय एवं लंबी होती है और इसके सतत पुनरावृत्ति से सेलों में श्रांति हो जाती है, यानी सेलों में कहीं ना कहीं एक ठहराव सा या कमजोरी आ जाती है। तो यहां पर आप देखेंगे श्रांति जब हो जाएगी तो इसके फलस्वरूप उनमें फिर विघटन हो सकता है। और यहां पर रंध्र क्षेत्र में यानी इनके जो रंध्रों में समाहित जो लवण वगैरह होते हैं वो तीव्र में बार बार जलयोजन से प्रभावित होकर सेल विभंग में सहायक हो जाते हैं। यानी इनके भीतर भी बहुत सारे लवण होते हैं चट्टानों के भीतर। तो जब उन लवणों पर रंध्रों की वजह से, छेदों के माध्यम से उनमें जल में पहुंच जाता है तो इस विघटन की प्रक्रिया को ये बढ़ा देते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला बिल्कुल सही है। तो जलयोजन के कारण खनिजों के आयतन में परिवर्तन, अपशल्कन और कड़ी विघटन द्वारा भौतिक अपक्षय में ये सहायता प्रदान करते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी सही है। यानी कि जलयोजन की जो प्रक्रिया है, क्योंकि रासायनिक प्रक्रिया है, लेकिन ये प्रक्रिया भौतिक अपक्षय में भी कहीं ना कहीं सहायक बन रही है। जैसे अपशल्कन जो है इसकी एक और विधि है। अपशल्कन में क्या होता है? देखिए, अपशल्कन में ये होता है कि मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा भूखंड है, कोई बहुत बड़ा एक चट्टानी भूखंड है और उसके ऊपर की परत जो है वो इसी प्रकार से हट जाए और वो भूखंड ऊपर से बिल्कुल चिकना बन जाए, तो उस प्रक्रिया को अपशल्कन कहते हैं। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर होगा 15 का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 16वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है? पहला है अपक्षय में ऑक्सीकरण ऑक्साइड निर्माण हेतु खनिज एवं कार्बन डाइऑक्साइड का संयोग है। अगला है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से सेलों का विखंडन होता है। जब ऑक्सीकृत खनिज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपक्षय होता है तो उसे न्यूनीकरण कहते हैं। देखिए, अपक्षय में ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया है इसका तात्पर्य क्या है? ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड जो होते हैं इनके निर्माण हेतु खनिज एवं ऑक्सीजन का संयोग। यानी यहां पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग नहीं होता है बल्कि ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। तो अपक्षय में ऑक्सीकरण ऑक्साइड निर्माण हेतु खनिज एवं ऑक्सीजन का जो संयोग है इसको ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। ऑक्सीकरण वहीं होता है
जहां वायुमंडल एवं ऑक्सीजन युक्त जल मिलते हैं। इस प्रक्रिया में लौह, मैग्नीज, सल्फर इत्यादि सर्वाधिक मात्रा में शामिल होते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा वाला कथन आपका सत्य है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन के योग के कारण पैदा हुए व्यवधान से सेलों का टूटना जारी रहता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तीसरा वाला कथन भी सही है। जब ऑक्सीकृत खनिज ऐसे वातावरण में रखे जाते हैं जहां ऑक्सीजन का अभाव है तो एक दूसरी रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया आरंभ हो जाती है जिसे न्यूनीकरण किया कहा जाता है। ऐसी दशाएं प्राय भौम जल स्तर के नीचे या फिर रुद्ध जल के क्षेत्र यानी कि रुका हुआ जल होता है या फिर जल प्लावित जो क्षेत्र हैं यानी जल पे तैरते हुए क्षेत्र हैं तो उन क्षेत्रों में ये न्यूनीकरण वाली क्रियाएं देखने को मिलेंगी। तो यहां पर आपका सही जो आंसर है 16 का सी वाला, यानी केवल 2 और 3 कथन सही है। तो आंसर है आपका 16 का सी। 17वां प्रश्न है आपका, वृहद संचलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर असत्य है, यानी यहां पर गलत कौन सा है आपको बताना है। पहला है, इसके अंतर्गत सेलों का बृहद मलबा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण स्थानांतरित होता है। अपक्षय की प्रक्रिया बृहद संचलन के लिए अनिवार्य है। देखिए, बृहद संचलन के अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिनमें सेलों का बृहद मलबा गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होता है। यानी बृहद संचलन की प्रक्रिया जो होती है वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से संचालित होती है। तो यहां पर पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। यहां पर सेकंड वाला जो कथन है ये यहां पर गलत है। बृहद संचलन अपर्दन के अंदर नहीं आता है। यद्यपि पदार्थों का संचलन यहां पर गुरुत्वाकर्षण की सहायता से होता है और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गुरुत्वाकर्षण की वजह से जाते हैं। तो यहां पर यह बात बोली गई है कि जो अपक्षय है ये अपक्षय की प्रक्रिया बृहद संचलन के लिए अनिवार्य है। तो अपक्षय की प्रक्रिया बृहद संचलन के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये अपक्षय की प्रक्रिया जो है ये बृहद संचलन को बढ़ावा जरूर देती है। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि अपक्षय होगा तभी बृहद संचलन होगा, नहीं। ये जरूर हो सकता है कि कहीं मान लो कोई चट्टान या कोई चट्टानी भाग अपक्षयित हो गया हो तो उसके बृहद संचलन करने की संभावना ज्यादा रहती है। तो अपक्षय जो है इसका एक अंग नहीं है, ठीक है। यानी ये समझ लीजिए बृहद संचलन के लिए अपक्षय अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसे बढ़ावा जरूर दे सकता है ये। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर असत्य है। यहां पर आपका बी वाला कथन असत्य है। तो आंसर है आपका 17 का बी, केवल सेकंड। 18वां प्रश्न है आपका, मलबा अवधाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। भूस्खलन, तीव्र प्रवाही बृहद संचलन, मंद प्रवाही बृहद संचलन, अवतलन या धस्कन। यह आपकी अभ्यास प्रश्नावली का प्रश्न है। मलबा अवधाव तीव्र प्रवाही बृहद संचलन का एक प्रकार है। मलबा अवधाव वनस्पति आवरण युक्त या उससे वंचित आर्द्र प्रदेशों की विशेषता है और यह तीव्र ढालों पर संकीर्ण पथ के रूप में घटित होता है। मलबा अवधाव हिम अवधाव के समान होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 18 का बी वाला। तीव्र प्रवाही बृहद संचलन जो है ये मलबा अवधाव की श्रेणी में आता है। 19वां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन, हिमालय पर्वत श्रृंखला में प्राय मलबा अवधाव एवं भूस्खलन की घटनाएं घटित होती रहती हैं। कारण, हिमालय पर्वत श्रृंखला कठोर सेलों से निर्मित है। देखिए यहां पर कथन बिल्कुल सही है। हमारे देश में प्राय मलबा अवधाव एवं भूस्खलन हिमालय में प्राय घटित होते हैं। इसके अनेक कारण हैं। पहली बात यह है कि हिमालय विवर्तनिक दृष्टिकोण से सक्रिय है। यह अधिकांशतः परतदार सेलों, असंगठित एवं अर्धसंगठित पदार्थों से बना है। तो यहां पर कथन आपका बिल्कुल सही है। हिमालय की तुलना में पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत विवर्तन की दृष्टि से अधिक स्थायी है और बहुत अधिक कठोर सेलों से बना है। ध्यान देना, हमारा जो पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट और नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो खास करके कठोर सेलों से बनी है, जबकि हिमालय जो है वो कठोर सेलों से नहीं बना है। परंतु अब भी इन पहाड़ियों में मलबा अवधाव और भूस्खलन होते रहते हैं, लेकिन ये हिमालय की तुलना में यहाँ पे पश्चिमी घाट पर कम होते हैं। तो यहाँ पर कथन तो सही है, कारण गलत है। अब जो कारण बताया गया है वो हिमालय का कारण नहीं है, बल्कि जो पश्चिमी घाट है उसकी विशेषता है। यानी जो आपका वेस्टर्न घाट बोला जाता है, तो वेस्टर्न घाट की जो पर्वत श्रृंखला है तो उसकी ये विशेषता है। तो यहाँ पर आपका कथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 19 का सी वाला। ए सही है लेकिन आर गलत है। 20वां प्रश्न है आपका, अपशल्कन गुंबद का निर्माण किस प्रकार की भौतिक अपक्षय प्रक्रिया के कारण होता है। भार भिन्नता एवं विस्तारण, तापक्रम में परिवर्तन एवं विस्तारण, हिमकरण, पिघलन एवं तुषार बेजिंग, अपर्दन और निक्षेपण। देखिए, अपशल्कन भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं का एक परिणाम है। सेल या
आधार सेल, यानी अभी आपको बताया था सेल है या ऐसे कोई सेल है या आधार सेल है, इसके ऊपर से मोटे तौर पर घुमावदार चादर के रूप में उत्खंडित या पत्रकन होता है, जिसके वजह से क्या है, इसकी परिणाम स्वरूप चिकनी और गोल सतह का निर्माण होता है, तो ये अपसल्कन बोला जाता है। अपसल्कन अभारितकरण, अभारित का मतलब क्या है कि उसके जो सेल है, सेल के भार में कमी आती है, क्योंकि ऊपर की जो परत हट जाएगी और चिकना चिकना भाग निकल आएगा, तो इसकी ऊपर का जो भार विहीनता हो जाती है, यानी अपसल्कन अभारितकरण एवं तापक्रम परिवर्तन द्वारा प्रेरित फैलाव और संकुचन के कारण भी ये होता है। तो यहाँ पर आपका ए 1 और 2 बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर सही जो आंसर होगा आपका वो है 20 का ए, केवल 1 और 2। 21वां प्रश्न है आपका, अपक्षय के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, अपक्षय प्रक्रियाएं सेलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर मृदा निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं। अगला है, जैव मात्रा एवं जैव विविधता प्रमुखतः वनों की देन है तथा वन अपक्षयी प्रावार की गहराई पर निर्भर करता है। अपक्षय बृहच्छरण, अपर्दन, उच्चावच के लवकरण में सहायक होता है। सेलों का अपक्षय एवं निक्षेपण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक है। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अपक्षय प्रक्रियाएं सेलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने और आवरण प्रस्तरण और मृदा निर्माण के लिए ये मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो यहाँ पर ए वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। इसके अलावा जैव मात्रा एवं जैव विविधता प्रमुखतः, जो आप वनों की वनस्पति वगैरह देख रहे हैं, तो ये वनों की वनस्पति की देन है। वन अपक्षयी प्रावार की गहराई पर निर्भर करता है, यानी वनों को आप जो आप वनों के पेड़ देखते हैं या वन सघन वन देखते हैं, ये अपक्षय के प्रवार की गहराई पर निर्भर करते हैं। ये अपक्षय की प्रवार की गहराई ज़्यादा होगी, इसका मतलब क्या है, उसमें पोषक तत्व होंगे और वो वनों के उपजने के लिए, वनों को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आप वनों के भीतर जैव विविधता देख रहे हैं, ये वनों की देन है, और वन जो है ये अपक्षयी प्रवार की देन है, और अपक्षयी प्रवार अपक्षय से निकल कर आता है। तो यहाँ पर आपका बी वाला कथन भी सही है। अपक्षय जो है ये बृहच्छरण, अपर्दन, उच्चावच के लवकरण में सहायक होता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड जो सी वाला कथन है ये भी सही है। इसके अलावा सेलों का अपक्षय और निक्षेपण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक नहीं होता है, बल्कि अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मूल्यवान खनिज जैसे लोहा, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, तांबा के अयस्कों के समृद्धिकरण और संकेंद्रण में ये सहायक होता है। तो ये नुकसानदायक नहीं है, बल्कि ये लाभदायक है। तो यहां पर जो गलत वाला आंसर है वो है 21 का डी वाला। 22वां प्रश्न है आपका, अपर्दन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। पहला है, अपर्दन के अंतर्गत सेलों के मलबे की अभाप्ति एवं उनके परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। अगला है, अपर्दन के भूआकृतिक कारक प्रवाहित जल, भौमजल, हिमानी, वायु, लहरें एवं धाराएं हैं। अपर्दन द्वारा उच्चावचन का निम्नीकरण होता है, अर्थात भूदृश्य विघर्षित होते हैं। अपक्षय अपर्दन के लिए अनिवार्य दशा है। देखिए यहां पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अपर्दन के अंतर्गत सेलों के मलबे की अभाप्ति एवं उनके परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। तो यहां पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अपर्दन के जो भूआकृतिक कारक हैं उनमें प्रवाहित जल आ जाता है, भौमजल आ जाता है, हिमानी, वायु, लहरें और धाराएं शामिल हैं जो कि अपर्दन करते हैं। अपर्दन द्वारा उच्चावचन तथा निम्नीकरण होता है, यानी अपर्दन द्वारा जो उच्चावच आप देख रहे हैं इनका निम्नीकरण होता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला कथन भी सही है, और ये उच्चावच जो है ये विघर्षित होते हैं, भूदृश्य विघर्षित होते हैं। अपक्षय अपर्दन के लिए अनिवार्य दशा है। देखिए मैंने आपको बताया था अपक्षय अपर्दन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है, दोनों पृथक हैं। हालांकि अगर कोई चीज अपक्षयित है तो उसके अपर्दित होने की संभावना ज्यादा होती है। तो अपक्षय जो है अपर्दन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है, कंडीशन अनिवार्य ये नहीं है। तो यहां पर आपका चौथा वाला कथन गलत है, केवल 1, 2 और 3 कथन सही है। तो आपका सही आंसर होगा 22 का बी, केवल 1, 2 और 3। 23वां प्रश्न है आपका, निम्न में से अपर्दन के कौन से कारक जलवायु दशाओं द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं। वायु, प्रभाशील जल, हिमानी, लहरें एवं धाराएं, भूमिगत जल। धरातल के पदार्थों का अपर्दन और परिवहन वायु, प्रभाशील जल और हिमानी, इसके अलावा लहरों, धाराओं तथा भूमिगत जल के द्वारा होता है। इनमें आपका वायु, प्रभाशील जल और हिमानी ये सब जलवायु कारक हैं, यानी ये जलवायु दशाओं के द्वारा नियंत्रित होते हैं। वहीं लहरें और धाराएं जो हैं ये जलवायु दशाओं के द्वारा नियंत्रित नहीं होती हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 23 का सी,
यानी केवल 4 और 5 जो है ये जलवायु दशाओं द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं। तो 23 का आंसर है आपका सी वाला। 24वां प्रश्न है आपका, निक्षेपण के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। पहला है, जब अपरदन के कारकों के वेग में कमी आ जाती है तो परिणामतः अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। निक्षेपण में पहले सूक्ष्म तथा बाद में स्थूल पदार्थ निक्षेपित होते हैं। देखिए पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। निक्षेपण जो है अपरदन का परिणाम होता है। ढाल में कमी के कारण जब अपरदन के कारकों के वेग में कमी आ जाती है तो परिणामतः अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाना है आपको। जब निक्षेपण होता है तो निक्षेपण में क्या होता है, पहले जो बड़े बड़े शिलाखंड होते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, बड़े बड़े यानी स्थूल पदार्थ जो होते हैं, स्थूल का मतलब होता है बड़ा, ध्यान देना स्थूल का जो मतलब है बड़ा है, ठीक है। तो जो बड़े पदार्थ होते हैं वो पहले निक्षेपित हो जाते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे जो पदार्थ होते हैं क्योंकि वो हल्के होते हैं तो वो ज़्यादा दूर तक चले जाते हैं, ज़्यादा दूर तक पानी से बह के चले जाते हैं, तो उनका निक्षेपण काफ़ी दूरी पर होता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। निक्षेपण में पहले सूक्ष्म नहीं बल्कि निक्षेपण में पहले स्थूल और बाद में जो है सूक्ष्म पदार्थ जो है निक्षेपित होते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत है, केवल पहला वाला सही है। तो आंसर है 24 का ए, केवल 1। 25वां प्रश्न है आपका, मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है, मृदा में जैविक क्रिया बंद हो जाती है यदि मृदा बहुत ज्यादा शुष्क या ठंडी हो जाए। मृदा जलवायु की दशाओं, भू आकृतियों एवं वनस्पतियों के साथ अनुकूलित होती रहती है। देखिए मृदा एक गत्यात्मक माध्यम है जिसमें बहुत सी रासायनिक, भौतिक एवं जैविक क्रियाएं अनवरत चलती रहती हैं। मृदा अपक्षय अपकर्ष का परिणाम है और यह वृद्धि का माध्यम भी है। यह परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुखी तत्व है। यदि मृदा जो है बहुत अधिक ठंडी या बहुत अधिक शुष्क होती है तो जैविक क्रियाएं मंद हो जाती हैं। तो यहां पर पहला वाला बिल्कुल सही है। मृदा जो है ये जलवायु की दशाओं, भू आकृतियों और वनस्पतियों के साथ अनुकूलित होती है, यानी ये सब चीजें जो हैं ये मृदा के निर्माण को प्रभावित करती हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 25 का सी वाला, यानी 1 और 2 दोनों। 26वां प्रश्न है आपका, मृदा निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस पर निर्भर करती है। अपक्षय, भूस्खलन, अपरदन, मृद संचलन। देखिए मृदा निर्माण या मृदा जनन सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 26 का ए वाला। और अपक्षयी प्रवाह ही मृदा निर्माण का मूल निवेश होता है। 27वां प्रश्न है आपका, मृदा का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। वायरोलॉजी, पेडोलॉजी, एरोलॉजी, पेट्रोलॉजी। देखिए मृदा का जो अध्ययन है ये पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है और मृदा के अध्ययन करने वालों को पेडोलॉजिस्ट कहा जाता है। वहीं पेट्रोलॉजी का मतलब होता है सैलों का अध्ययन, चट्टानों का अध्ययन। एरोलॉजी का मतलब है जो वायुदाब वगैरह है उसका अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी के अंतर्गत जो वायरस वगैरह है उसका अध्ययन किया जाता है। तो मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी के अंतर्गत, यानी मृदा के अध्ययन के विज्ञान को पेडोलॉजी और मृदा का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पेडोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 27 का बी वाला। 28वां प्रश्न है आपका, मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले मूल पदार्थ और स्थलाकृतियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। पहला है, जब मृदाएं बहुत नूतन तथा पर्याप्त परिपक्व नहीं होती हैं तो मूल सेलों के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है। निम्न ढालों जहां अपरदन मंद तथा जल का परिश्रवण अच्छा रहता है, मृदा निर्माण बहुत अनुकूल होता है। तीव्र ढालों पर मृदा गहरी, मोटी तथा सपाट उच्च क्षेत्रों में छिछली होती है। सपाट समतल क्षेत्रों में चीका मिट्टी के मोटे स्तर का विकास हो सकता है। देखिए अभी हमने जाना था मृदाओं का जो निर्माण की प्रथम प्रक्रिया है या प्रथम निवेश है वो अपक्षय है। तो अपक्षय में क्या होता है, चट्टानी पदार्थों का अपक्षय होता है, तो उससे मृदाओं का निर्माण होता है। और जब मृदाएं बहुत ज़्यादा नूतन होती हैं या नवीन होती हैं तो उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। वो सारे गुण चट्टानों वाले पदार्थ से ही मिलते जुलते होते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है तो वो मूल सेलों के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है। तो यहाँ पर ए वाला कथन बिल्कुल सही है। निम्न ढालों जहाँ पर अपरदन मंद और जल का परिश्रमण अच्छा होता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा उपजाऊ मृदा बनती है। तो यहाँ पर बी वाला कथन बिल्कुल सही है। जो तीव्र ढाल हैं, तीव्र ढालों पर गहरी मोटी नहीं बल्कि छिछली, जो तीव्र ढाल होते हैं वहाँ पर छिछली मृदा बनती है
और वहीं जो समतल मैदान है तो वहां पर गहरी और मोटी मृदा बनती है। वहां पर क्या है, गहरी या फिर मोटी मृदा बनती है। तो यहां पर सी वाला कथन है ये गलत हो जाएगा। सपाट या समतल क्षेत्रों में चीका मिट्टी के मोटे स्तर का विकास हो सकता है। तो यहां पर आपका डी वाला कथन भी आपका सही है, केवल यहां पर सी वाला कथन गलत है। तो आपका सही आंसर है 28 का सी वाला। 29वां प्रश्न है आपका, मृदा निर्माण की जैविक क्रिया से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है, ठंडे जलवायु प्रदेश में तीव्र बैक्टीरियल वृद्धि होने के कारण मृदा में ह्यूमस की कमी हो जाती है। भूमध्य रेखीय जलवायु में बैक्टीरियल क्रियाएं धीमी होने के कारण मृदा में ह्यूमस एकत्रित होता रहता है। देखिए यहां पर पहला कथन भी गलत है और दूसरा भी गलत है। ठंडी जलवायु में ह्यूमस जो है एकत्रित हो जाता है क्योंकि यहां बैक्टीरियल वृद्धि धीमी होती है। उप आर्कटिक एवं टुंड्रा जलवायु में निम्न बैक्टीरियल क्रियाओं के कारण अवियोजित जैविक पदार्थों के साथ पीट मृदा के संस्तर विकसित हो जाते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन तो गलत है। अगर हम बात करें यहां पर भूमध्य रेखीय जलवायु की, भूमध्य रेखीय जलवायु जो होती है वो आष्ट उद्र होती है, आर्द्र होती है, उष्ण होती है। तो इस जलवायु में बैक्टीरियल वृद्धि और क्रियाएं सघन होती हैं और मृत वनस्पति शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाती है, जिसकी वजह से मृदा में ह्यूमस की मात्रा जो होती है वो एकत्रित नहीं होती है बल्कि बहुत कम होता है, यानी ह्यूमस की मात्रा इसमें काफी कम हो जाती है। तो यहां पर आपका ना तो एक सही है और ना ही दूसरा, तो आंसर है आपका 29 का डी वाला। 30वां प्रश्न है आपका, मृदा में नाइट्रोजन निर्धारण के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। बैक्टीरिया एवं मृदा के जीव हवा से गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त कर उसे रासायनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया लेगुमिनस पौधों के जड़ ग्रंथिका में रहता है तथा मेजबान पौधों के लिए लाभकारी नाइट्रोजन निर्धारित करता है। देखिए हम लोग ये जानते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है सर्वाधिक है, लेकिन फिर भी पौधे इसे डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ऐसे बहुत कम ही पौधे हैं जो कि डायरेक्ट हवा से नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी उनके जो जड़ें होती हैं वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके पौधों में पहुंचा देती हैं। यानी पौधे जो है अपनी ग्रोथ नाइट्रोजन के माध्यम से करते हैं। तो मिट्टी में घुलित नाइट्रोजन जो है इसे पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से सींचते हैं। तो बैक्टीरिया एवं मृदा के जीव हवा से गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त कर उसे रासायनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो पहला वाला सही है। लेगुमिनस कुल के जो पौधे होते हैं, लेगुमिनस कुल के जो पौधे होते हैं तो इनकी जड़ों में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, यानी इनकी जड़ ग्रंथिका में ये रहता है और ये लेगुमिनस कुल के पौधे के लिए लाभकारी नाइट्रोजन निर्धारित करता है। इसके अलावा ये मिट्टी में भी नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 30 का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 31वां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। पहला है, एक मृदा तभी परिपक्व होती है जब मृदा निर्माण की सभी प्रक्रियाएं लंबे काल तक पार्श्व का विकास करते हुए कार्यरत रहती हैं। थोड़े समय पहले निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी या हिमानी टिल के विकसित मृदाएं तरुण या युवा मानी जाती हैं तथा उनमें विकसित संस्तर मिलता है। देखिए यहां पर मृदा निर्माण की कालावधि की बात हो रही है। मृदा निर्माण प्रक्रियाओं के प्रचलन में लगने वाले काल की अवधि मृदा की परिपक्वता और उसके पार्श्व का यानी जो सॉइल प्रोफाइल बनता है इसके विकास का निर्धारण करती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। थोड़े समय पहले निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी या हिमानी टिल से विकसित मृदाएं ये तरुण या फिर युवा मानी जाती हैं और इनमें संस्तर जो होते हैं विकसित नहीं होते हैं बल्कि संस्तरों का अभाव होता है, यानी इसमें सॉइल प्रोफाइल का अभाव होता है। सॉइल प्रोफाइल का मतलब आप जानते हैं, जो मिट्टी के भीतर संस्तर होते हैं, संस्तर ए बी सी, तो ये संस्तरों का इनमें अभाव पाया जाता है। नवीन मृदाओं में संस्तरों का अभाव पाया जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है। तो आपका सही आंसर है 31 का ए, केवल 1। 32वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। निक्षेप, ज्वालामुखीता, पटल विरूपण, अपर्दन। देखिए अपर्दन एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 32 का घ वाला। 33वां प्रश्न है आपका, जलयोजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है। ग्रेनाइट, क्वार्टर, चीका या क्ले मिट्टी या लवण। देखिए जलयोजन प्रक्रिया से क्या होता है, जो केशिकत्व का सिद्धांत है उसकी वजह से जमीन के भीतर की जो लवण वगैरह होते हैं वो बाहर सतह पर आ जाते हैं और ऐसे करके मृदा जो होती है वो क्षारीय हो जाती है। तो जलयोजन प्रक्रिया की वजह से क्या है, लवण सतह पर आ जाते हैं, तो ये लवण को प्रभावित करती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 33 का घ वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना
बिल्कुल ना भूलें। और इसके अलावा एक बात मुझे और आप सबसे कहनी है, आप लोग हमेशा नई सीरीज के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन जो सीरीज स्टार्ट हो जाती है उसके 1 या 2 लेक्चर तो आप ढंग से देखते हैं, उसके बाद उसे आप देखना पसंद ही नहीं करते हैं। क्या ऐसे आप यूपीएससी क्लियर कर लेंगे? क्या ऐसे आप तैयारी कर लेंगे? देखिए, ऐसे बहुत कम चैनल हैं यूट्यूब पर जो कि प्रॉपर स्टडी करवाते हैं। सब लोग 1 या 2 वीडियो डाल के फॉर्मेलिटी करते हैं, केवल अपने व्यूज के चक्कर में 1 या 2 वीडियो डाल देते हैं और अपना काम चलाते हैं। मैं यहाँ पर रेगुलर रूप से स्टडी करवाता हूँ। कभी भी आपने देखा होगा कोई भी सीरीज ऐसी है जो मैंने बीच में छोड़ी हो, हालांकि कुछ सीरीज ऐसी हैं जो मैंने बंद कर रखी हैं, लेकिन वो पूरी करवाई जाएंगी। लेकिन कोई भी सीरीज आपके चैनल पर अधूरी नहीं छोड़ी गई है, शुरुआत से लेकर एंड तक पूरी की गई है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, जहां पर आपको पूरा का पूरा कंटेंट सिस्टमेटिक वे में मिल रहा है और फिर भी आप पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, तो इससे ज़्यादा दुखद क्या होगा। तो मेरा मानना यह है कि आप लोग मन लगाकर पढ़िए। कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, उसे कमेंट बॉक्स में आकर बताइए, मैं उसका समाधान करूंगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।